द एमिग्रेंट्स एक बहुत ही फेमस पोएम है एडवर्ड कमाउ ब्रैथवेट के द्वारा लिखा हुआ। एडवर्ड कमाउ ब्रैथवेट एक कैरिबियन और पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने अपना राइटिंग का थ्रू जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, ठीक है, और जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इनका हिस्ट्री, इनका आइडेंटिटी, ठीक है, इनका एक नेशनल स्पिरिट, और इस कम्युनिटी को क्या क्या झेलना पड़ा है, कलोनियलिज्म की वजह से क्या क्या झेलना पड़ा है, बाहर का कंट्री में जा कर के या बाहर का जगह में जा कर के किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके सोशल इनजस्टिस हुआ है, ये पूरा एक्सपीरियंस ब्रैथवेट अपना पोएम्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। और ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत पोएम है द एमिग्रेंट्स, ठीक है। इस पोएम के द्वारा उन्होंने बयां किया है कि कैसे जो ओरिजिनल अफ्रीकन कम्युनिटी है या ब्लैक कम्युनिटी है, वो लोग अगर नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके रहते हैं तो वहाँ उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे वो लोग को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और कैसे वो लोग को मतलब थोड़ा आउट ऑफ द रूट ऐसा ट्रीट किया जाता है। ओके, अब इमिग्रेंट क्या होता है, दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग और रिलेटेड टर्म है। एक को कहा जाता है इमिग्रेंट, एक को कहा जाता है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट यानी ई वाला जो इस पोएम का टाइटल भी है, इमिग्रेंट मतलब होते हैं वो लोग जो आपका कोई कंट्री से मतलब अपना कंट्री छोड़ करके कोई दूसरा कंट्री में जाके वो लोग सेटल करते हैं। हो सकता है वो जॉब के लिए जा रहे हो या पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर कोई और रीज़न से जा रहे हो, लेकिन अगर अपना देश छोड़ करके कोई बाहर का कोई भी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल कर रहा है तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट, ठीक है। और इमिग्रेंट है ठीक इसका उल्टा पर्सपेक्टिव। अगर बाहर का देश से कोई भी आदमी आकर के आपका कंट्री में रह रहा हो फॉर एनी पर्पस, फॉर जॉब पर्पस और हेल्थ रीजंस और एजुकेशन पर्पस, ट्रैवल पर्पस, हर मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रह रहा हो, ऑब्वियसली एक दो दिन के लिए तो घूमने तो सभी आता है। ऐसा बात नहीं कि मैं अगर कोई दूसरा देश में घूमने चल जाऊँ तो मुझे इमिग्रेंट कहा जाएगा, या दूसरा देश से कोई फॉरेन ट्रैवलर मेरे देश में घूमने आ जाए तो उसको इमिग्रेंट कहा जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली दिस मेंटेन्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर आप काफ़ी लंबे अरसों तक रह रहे हो तभी आपको इमिग्रेंट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो इमिग्रेंट हुआ जो बाहर का देश से मेरा देश में आके रह रहा, इमिग्रेंट हुआ जो अपना देश छोड़ के बाहर देश में जाके रह रहा है। तो ये पोएम इमिग्रेंट के बारे है। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों रिलेटेड टर्म्स है, दे आर जस्ट द बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि आप सोचिए, मैं अगर मेरा देश छोड़ करके कोई बाहर देश में जाके सेटल हो रहा हूँ तो मैं अगर अपना देश का पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मैं एक इमिग्रेंट हूँ क्योंकि मैं अपना देश छोड़ के बाहर देश में जा रहा हूँ। और जो देश में मैं जाके सेटल हो रहा हूँ उस देश के पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो मैं एक इमिग्रेंट हूँ क्योंकि मैं दूसरा कंट्री से आकर के उन लोगों का देश में सेटल हो रहा हूँ। तो एक्चुअली बोथ आर वेरी रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो आइए अब लाइन बाय लाइन इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्या एक्चुअल में जो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो रेशियल इनजस्टिस और जो सोशल टॉर्चर सहना पड़ा है ब्लैक कम्युनिटी को, या सहते आना पड़ रहा है, उसका क्या दर्दनाक बयान कितना खूबसूरती से, बखूबी से, कितना रियलिस्टिकली ब्रैथवेट ने अपना पोएम्स का थ्रू, अपने पोएटिक लाइन्स का थ्रू दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव सीन देम with their cardboard grips, felt hats, rain cloaks, the women with their plain or purple tinted coats hiding their fattened hips. मतलब सो यू हैव सीन देम, तो आखिर तुम्हें मतलब तुमने देखा है वो लोग को, है ना, देखा है ना, किन लोग को, विद देयर कार्डबोर्ड ग्रिप्स। कार्डबोर्ड ग्रिप्स यानी ऐसे, इसको कार्डबोर्ड ग्रिप्स यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है मेक शिफ्ट लगेज को, ठीक है ना। मतलब कुछ भी एक जैसे तैसे वो लोग अपना कार्डबोर्ड से बना हुआ कोई भी चीज़ ले करके आ रहे हैं। कार्डबोर्ड ग्रिप्स यानी कार्डबोर्ड का बना हुआ चीज़ को कोई वो लोग हाथ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है, एन अनमैनेज्ड स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप सही तरीके से कोई चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, कैसे भी करके इमरजेंसी में अर्जेंटली अगर कोई जाता है तो कैसे भी तैसे होकर के जाना, ये एक्चुअली दिखाता है, ठीक है। फेल्ट हैट्स, रेन क्लोक्स, तो लोगों का जो हैट है, ठीक है, और जो रेन क्लोक है, ठीक है, मतलब बारिश उन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाला रेन क्लोक, ठीक है। तो यही सब में आप उन लोगों को देखोगे, ठीक है। उन लोग का कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस ड्रेस है, बहुत कोई सोबर ड्रेस, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई घूमने के लिए जाते हैं, कोई जगह कोई ट्रैवल करने जाते हैं तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के साथ सवर के जाते हैं ना, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं, ये लोग को जो मिल गया, जैसा हाल में है, कैसे करके बस जाना है। तो ये एक अर्जेंसी को शो करता है, ना कि ये कोई एंटरटेनमेंट या ट्रैवल या आपका प्लेजर को शो कर रहा है, बल्कि ये बहुत ही एक अर्जेंसी और डेस्परेटनेस को शो कर रहा है। बिकॉज इमिग्रेंट्स
obviously are more driven by urgency or desperate need rather than pleasure। ठीक है, कोई अपना खुशी के लिए बाहर कंट्री में जाके नहीं बसता है, कुछ ना कुछ उसका मजबूरियां रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन के डिस्क्रिप्शन लड़कों का। अब लड़कियों कैसी हैं? द वुमेन विद देयर प्लेन और पर्पल टिंटेड कोट्स। तो या तो वुमेन एकदम प्लेन नॉर्मल ऑर्डिनरी कोट्स पहने हुई है, या फिर पर्पल टिंट, थोड़ा पर्पल कलर का मतलब हल्का पर्पल कलर वाला शेड वाला कोट पहनी हुई है। हाइडिंग देयर फैट एंड हिप्स। तो जो फेमिनाइन हिप होता है, जाहिर सी बात है थोड़ा स्वेल्ड होता है नेचुरली, तो उसको हाइड करने वाला एक कोट वो लोग पहन के जा रही है। इसका मतलब क्या कि वो लोग को बस इतना ही कपड़ा वो पहनी हुई है जिससे वो लोग का मिनिमम जो डिग्निटी है वो कवर्ड अप हो, मिनिमम जो लोग का रिस्पेक्ट है वो कवर्ड अप हो। तो चाहे आप पुरुषों का बात करें या चाहे आप महिलाओं का बात करें, दोनों में किसी का भी ड्रेसिंग में आपको कोई लग्जरी या कोई भी प्लेजेंटनेस का आपको नहीं दिखेगा कुछ। ये बस एक प्रैक्टिकलिटी दर्शाता है, एक अर्जेंसी दर्शाता है, एक डेस्परेटनेस दर्शाता है कि कितना जल्दी, कितना हड़बड़ी में, कितना ज़रूरत में आ करके वो लोग कैसे भी करके अपना इज्जत बचा करके अपना बेसिक मिनिमम लाइफ का नीड्स पूरा करके बस चढ़ गए हैं, जा रहे हैं अपना जर्नी में। दे हैव एम्बार्क्ड। ओके, दीज आर द एमिग्रेंट्स। अब बताया जा रहा है कि ये लोग कौन है। ये लोग हैं एमिग्रेंट्स, मतलब अपना देश छोड़ करके ये लोग बाहर कंट्री में जा रहे हैं सेटल होने के लिए। ऑन सी पोर्ट क्वेज, एट एयरपोर्ट्स, एनीवेयर वेयर देयर इज अ शिप और ट्रेन, स्विफ्ट मोटर कार और जेट टू ट्रैवल फास्टर दैन द ब्रिज। अब दिखाया जा रहा है कि ये लोग को आप कहाँ देख सकते हैं। पहले तो ये लोग का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया कि हाउ डू दे लुक, हाउ डू द इमिग्रेंट्स लुक। फिर बताया गया कि देयर लोकेशंस वेयर यू कैन फाइंड एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? सी पोर्ट में मिलेंगे, सी पोर्ट क्वेज यानी बंदरगाह, बंदरगाह में मिलेंगे। एयरपोर्ट्स में आपको मिलेंगे। एनीवेयर देयर इज अ शिप और ट्रेन, कहीं भी मिल जाएंगे ये लोग, जहां आपको एक शिप मिलेगा या फिर ट्रेन मिलेगा वहीं पे आप लोग को ये लोग दिख जाएंगे। ठीक है, या फिर स्विफ्ट मोटर कार, स्विफ्ट यानी क्विक, स्पीडी। ठीक है, अगर तेज चलने वाला मोटर कार भी कहीं मिला तो वहां भी दिख जाएंगे। और जेट, या फिर अगर आपको जेट भी मिला, ठीक है, जेट यानी ऐसा एक एयरप्लेन जो बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, देखिए बताया भी गया है टू ट्रैवल फास्टर दैन द ब्रीज। ठीक है, हवा से भी तेज चले ऐसा जेट में, ठीक है, वो लोग आपको दिखेंगे। तो मतलब हमेशा कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वो लोग आपको दिखेंगे कि वो लोग को जाना है। ये क्या दर्शा रहा है कि चाहे वो लोग को मोटर कार मिले या फिर हवा से तेज जेट मिले या फिर शिप मिले या ट्रेन मिले, कुछ भी मिले चलेगा, बस जल्दी से जल्दी वो लोग को जाना है। दे आर वेरी ईगर टू रीच देयर डेस्टिनेशन। इट डजेंट मैटर वट एवर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, कुछ भी हो चलेगा, बस जाना है। ठीक है, पासपोर्ट्स, अच्छा, यू सी देम गैदर्ड, आप देख सकते हैं वो लोग एक जगह में खड़े हुए हैं। पासपोर्ट स्टैंप, वो लोग का पासपोर्ट को स्टैंप किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है कि ठीक है कि एक देश से दूसरे देश जाने में तो पासपोर्ट वीज़ा वो सब स्टैंप कराना लगता है ना, अथॉरिटीज़ चेक करती है कि सारा कुछ गड़बड़ है कि नहीं, सब चीज़ सही है कि नहीं। तो पासपोर्ट स्टैंप कराने के लिए वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं। द ट्रैवल पेपर्स रैप्ड इन ओल्ड डिसयूज्ड न्यूज़ पेपर्स लाइनिंग द पेशेंट क्यूज। तो वो लोग का ट्रैवल का जो पेपर है ना, मतलब ट्रैवल करने के लिए आपका जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगता है, कुछ आईडी कार्ड लगता है, ठीक है, आपका टिकट्स लगता है, जो भी कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो ट्रैवल पेपर्स वो लोग कैसे रखे हुए हैं? रैप्ड इन ओल्ड डिसयूज्ड न्यूज़पेपर्स। तो एकदम पुराना रत्ती भरा जो मतलब आपका अखबार होता है उसमें लपेट करके वो लोग रखे हुए हैं। ये फिर से दिखाता है देयर डेस्परेट नीड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। वो लोग कोई प्लान करके, बहुत हाथ में समय लेके, बहुत लग्जरी लेके, बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के नहीं निकले हैं, बहुत अर्जेंसी में आके, बहुत ज़रूरतमंद होकर के वो लोग को हड़बड़ हड़बड़ करके जाना पड़ रहा। तो कैसे तैसे भी वो लोग बस अपना काम संभाल करके आ रहे हैं। और लाइनिंग देयर पेशेंट क्यूज, क्यों मतलब लाइन, ठीक है, रो, तो एक के बाद एक वो लोग अपना लाइन में खड़े हैं, धैर्य से वो लोग खड़े हैं, ठीक है, कि कब दे आर वेटिंग, ओके, दे आर वेटिंग फॉर टू कमिंग देयर टर्न, कब मेरा बारी आएगा, मेरा सारा ट्रैवल पेपर चेक होगा और मैं फाइनली जाऊंगा। ठीक है, वेयर टू। अब क्वेश्चन आ रहा है कि चलो मतलब ये तो हो गया, पासपोर्ट स्टैम्प तो हो गया, सब कुछ चीज़ हो गया, ट्रैवल पेपर चेक हो गया, अब जाना है कहाँ? व्हाट इज द डेस्टिनेशन? वेयर टू? दे डू नॉट नो, वो लोग को नहीं पता कहाँ जाना है। दे डोंट नो, दैट मीन्स व्हाट, कि देयर डेस्टिनेशन इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक वन, द डेस्टिनेशन इज नॉट वेरी पर्टिकुलर वन। कोई एक विशेष जगह में वो लोग को नहीं जाना, कोई भी जगह वो लोग जा सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, कैनेडा, द पनामा कैनल, the Mississippi Painfields, Florida, or on to dock at hissing smoke Lord Glasgow.
तो देखिए बहुत सारा जगह का यहाँ पे बात किया गया, कनाडा का बात किया गया, ये एक आपका कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। फिर पनामा कैनल का बात कर गया। पनामा कैनल एक्चुअली आपका एक बहुत फेमस स्ट्रेच है। ये नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों को आपका ब्रिज करता है, ये दोनों को एक तरीके से कनेक्ट भी करता है और मतलब सेपरेट भी करता है। तो दोनों का एक लिंकिंग एक वाटर बॉडी आप मान सकते हैं पनामा कैनल, ठीक है। इसको सेंट्रल अमेरिका का आसपास आप कह सकते हैं, ओके। तो वो हो गया, पनामा कैनल हो गया। मिसिसिपी तो आपका आ गया वहीं नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। फ्लोरिडा, ये भी अपने यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाएगा। और ऑन टू द डॉक एट हिसिंग स्मोक लॉग ग्लासगो। ग्लासगो आपका एक सिटी है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड आपका आता है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूरोप में आता है। कंटिनेंट का अगर बात करें तो यूरोप में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट वेदर रीजन या जियोग्राफिक रीजन का भी बात किया गया। देखिए एक आपका पनामा कैनल का बात किया गया, यानी वाटरवेज, ऐसा वाटरवेज जो दोनों कॉन्टिनेंट को ब्रिज कर रहा हो, ठीक है। फिर मिसिसिपी पेन फील्ड्स का बारे बात किया, घास ज़मीन के बारे बात किया गया, मेन लैंड के बारे बात किया गया, फ्लोरिडा के बारे बात किया गया, यूरोप का जो ग्लासगो है यूरोप के बारे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, काफ़ी तरीके का कंट्री, काफ़ी तरीके कंटिनेंट के बारे यहाँ पे बात किया गया। शिप का भी बारे बात किया गया। और ऑन टू डॉक एट हिसिंग स्मोक लॉग ग्लासगो, ठीक है। तो हिसिंग स्मोक लॉग ग्लासगो के बारे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मोक है ना, मतलब चारों तरफ धुआं ही धुआं है, धुआं से भरा हुआ ग्लासगो, ये एक्चुअली फैक्ट्रीज को दर्शा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी ग्लासगो उसको दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ जो हिसिंग वर्ड है, ये आपका एक एग्जाम्पल है ओनोमैटोपिया का। ओनोमैटोपिया क्या होता है, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे जो वर्ड्स है ना, वो एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दर्शा करके एक साउंड को, एक्चुअल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हिसिंग वही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका ओनोमैटोपिया। और डॉक, जाहिर सा बात है कि ये जहाज का जो आगे का हिस्सा होता है, जहाँ पे चढ़ के सारा आदमी लोग देखते हैं, कोई भी व्यू करते हैं, उसको डॉक बोला जाता है। तो शिप में करके ये वॉयज का बात किया जा रहा है कि जहाँ भी जाएंगे हम लोग शिप में करके वॉयज में जाएंगे और कहीं भी लैंड कर सकते हैं। किसी को कनाडा शायद जाना है, किसी को फ्लोरिडा जाना है, किसी को मिसिसिपी में सेटल होना है, किसी को ग्लासगो में जाना है। सो देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ओनली द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑफ देम इज ऑल ऑफ देम आर फॉरेन लैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रैथवेट ये समझाना चाह रहे हैं कि चाहे आप कनाडा में जाए या ग्लासगो में जाए या फ्लोरिडा में जाए, बहुत ज़्यादा फर्क कुछ है नहीं। मे बी दे आर डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस, मे बी दे आर डिफरेंट वेदर लोकेशंस, बट ऑल ऑफ देम मीन द सेम। क्या? वो सब है फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो आप एक फॉरेन कंट्री में जाए कि दूसरा फॉरेन कंट्री में जाए, बात तो अल्टीमेटली एक ही हो कि आप अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं एक नया जगह में सेटल होने। तो दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द चैलेंजेस, ओके, द प्रॉब्लम्स एंड द एफ्लिक्शंस, द पेन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम योर ओन होमलैंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाई डू दे गो, दे डू नॉट नो। देखिए पहला, इससे ठीक पहला स्टैंजा में हम लोग क्या देखें कि वेयर टू दे गो, दे डू नॉट नो, कहाँ वो जा रहे हैं वो लोग को नहीं पता। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्यों वो जा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का जाने का उद्देश्य क्या है, ये भी उन लोगों को नहीं पता है। मतलब क्या कि एक कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, जैसे वहां पे कोई पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन नहीं था जाने के लिए, यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, कई तरीके का रीजन है। आइए समझते हैं। सीकिंग अ जॉब, ठीक है, जॉब ढूंढना, काम ढूंढना, एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, they settle for the very best the agent has to offer। तो एक एजेंट क्या होता है, एजेंट आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर का कंट्री में काम दिलाने के लिए आपका सारा कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। उसी का बेसिस में वही आपको कांटेक्ट करा के देता है, वही आपको इंटरव्यू करा के देता है, ठीक है। वही आपको जॉब ऑफर करता है कि ये जॉब अवेलेबल है, कहाँ कहाँ जाओगे, वही पैसा लेता है, सारा चीज़ वही संभालता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कहा गया ये जो आप जॉब जो ढूंढ रहे हो या जो जॉब आप चाह रहे हो, इसमें भी आपको पूरा फ्रीडम नहीं है, आप पूरा सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं है। बस कितना ही चॉइस आप ले पा रहे हैं जितना बस एजेंट आपको देगा। अगर एजेंट आपको ऐसा चॉइस दे जो आप काम आपको नहीं पसंद है, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा उसमें से कोई ना कोई, बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय योर डेस्परेट नीड। क्योंकि आप कोई मजे करने के लिए नहीं जा रहे, आप बहुत ज़रूरत में आकर के अपना देश छोड़ करके बाहर जा रहे हो। यू नीड मनी, यू नीड अ सेटलमेंट, यू नीड एन एम्प्लॉयमेंट, ओके, यू नीड टू केयर फॉर योर फैमिली। तो आपको जाना ही है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके का एक के बाद एक मिजरीज या सौरो आपका बढ़ते जा रहा है। सबसे पहला दुख तो है कि आपको मन ना होते हुए भी अपना होमलैंड छोड़ करके एक बाहर नया देश में जाकर के सेटल होना पड़ा। सबसे पहला तो प्रॉब्लम और दुख है ये।
उसका ऊपर आपको वहाँ नया जगह में जाकर के अपना मनपसंद काम भी मिलेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। वो भी डिपेंड करेगा एजेंट के ऊपर। अगर लक बाई चांस अच्छा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो मिलेगा वही करना पड़ेगा। ठीक है। जैबिंग अ नेबर, अब उस काम भी कैसे करना पड़ेगा ये भी देखिए। जैबिंग अ नेबर आउट ऑफ वर्क फॉर 4 बॉब लेस अ वीक, मतलब एक नेबर को, अच्छा यहाँ नेबर मतलब एक्चुअली का नेबर नहीं, मतलब आपका प्रतिवेशी नहीं, यहाँ नेबर इन द सेंस कोलीग्स कहा जा सकता है, या द सेम लाइक पर्सन फ्रॉम योर कंट्री और फ्रॉम योर होमलैंड, उसको यहाँ पे नेबर कहा जा रहा है। कि जैसे आप एक इमिग्रेंट है, सिर्फ आप एकमात्र इमिग्रेंट तो नहीं ना, आप ही के जैसे और भी काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि दिस इज़ नॉट अ पर्सनल और इंडिविजुअल इशू, बट दिस इज़ अ सोशल इशू, दिस इज़ अ कम्युनिटी इशू। ठीक है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है। ऐसा बात नहीं है कि पूरा आपका होमलैंड में, आपका नेटिव कंट्री में सब मज़े में है, सब खुश है, बस आप ही का कोई प्रॉब्लम आ चुका है जिसका वजह से आपको जाना पड़ रहा है दूर। नहीं, सिर्फ आपको नहीं, आप ही का जैसा, आप ही का कंट्री से बहुत कोई आदमी और भी जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि देयर इज सम सीरियस क्राइसिस, सम सीरियस प्रॉब्लम अबाउट द होल सोसाइटी और अबाउट द होल कम्युनिटी, कि आपको जाना पड़ रहा है, आपका लाइफ क्वालिटी अच्छा नहीं है, सही से निश्चिंत से एक अश्योर्ड लाइफ आप गारंटी नहीं कर पा रहे हैं अपना होमलैंड में रह करके, जिसका वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैसे आपका साथ बहुत और भी साथी जा रहे हैं जो आपका सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग के साथ आपको कंपटीशन में उतरना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज जैबिंग ए नेबर आउट ऑफ वर्क, एक आपका ही शायद कोई दोस्त साथी, आपका ही कंट्री का एक दूसरा आदमी जो कि आपका ही जैसा जॉब ढूंढ रहा है, आपको उसको हटा करके अपना खुद को दाखिल करना पड़े, बिकॉज देयर इज कंपटीशन। देखिए, जॉब तो है वही कुछ, ठीक है, मान लीजिए 5 या 6 वैकेंसी, मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, 5 या 6 वैकेंसी है। अब आदमी इमिग्रेंट्स आ गए 50-60, अब उन लोग 50-60 के लिए तो नया 45-55 वैकेंसी तो क्रिएट नहीं होगा ना, होगा तो वही 5-6। तो 50 आदमी आप ही के कंट्री से है, आप भी उनमें से एक है, तो आप तो चाहेंगे ना कि बाकी 49 लोगों को हटा करके पहले मैं घुसूं। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबका है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना ना देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव एंड्योर्ड सो मच पेन्स to stay away from your homeland, only because to sustain your family, only because to get this opportunity, get this employment। तो इसीलिए मन ना चाहते हुए भी आपको अपना ही एक मतलब अपना ही देश का एक भाई बंधु का हक मार करके, उसको कंपटीशन करके, उसको जैब आउट करके, उसको धक्का दे करके आपको सेटल होना पड़ेगा। और वो भी कैसा सेटलमेंट? 4 बॉब लेस अ वीक, मतलब यहाँ पैसे का बात किया जा रहा है कि 4 पैसा आपको कम देगा, यहाँ वीकली पेमेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि हफ्ता में वो जिस मतलब पैसा में, जिस वेतन में, जिस सैलरी में काम करने के लिए राजी हुआ है, आप उससे थोड़ा सा कम में अगर मान गए तो आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो आपको ये भी करना पड़ रहा है, बिकॉज द कंपटीशन इज सो हाई एंड योर नीड इज सो डेस्परेट। आपको थोड़ा सा कम पैसा में मिल जाए तो भी चलेगा, आपका ही देश का कोई भाई बंधु को इसको हटा करके आपको काम मिल जाए तो भी आपको चलेगा, बट आपको चाहिए। तो ये दर्शाता है कि योर हेल्पलेसनेस, द हेल्पलेसनेस ऑफ द इमिग्रेंट्स, वो लोग अपना मर्जी से ये नहीं कर रहे हैं, उनको भी बहुत खराब लग रहा है करने में, बट उन लोगों के पास कोई चारा नहीं है। ओके, व्हाट डू दे होप फॉर, व्हाट फाइंड देयर दीज न्यू वर्ल्ड मेरीनर्स, कोलंबस कोर्सिंग कफीर्स। अच्छा, तो ये लोग का एक्सपेक्टेशन अब क्या है? ठीक है ना, ये जो इमिग्रेंट्स ये क्या आशा करते हैं? व्हाट फाइंड देयर, क्या ये लोग सोचते हैं कि वहाँ जा करके, नया जगह में जा करके, नया फॉरेन लैंड में जा करके ये लोग को क्या मिल जाएगा? दिस न्यू वर्ल्ड मरीनर्स। अच्छा, न्यू वर्ल्ड किस चीज़ को बताएगा? अच्छा, न्यू वर्ल्ड का एक हिस्टोरिकल यहाँ पे रेफरेंस भी है एक्चुअली। और देखिए, कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब उन्होंने अमेरिका को ढूंढ के निकाला था, ठीक है ना, तो तब उन्होंने उसको न्यू वर्ल्ड बोला था। ठीक है ना, न्यू वर्ल्ड, क्योंकि तब तक उस मतलब कोलंबस का एडवेंचर से पहले, उनका वॉयज से पहले, ये जो अमेरिकन कंटिनेंट था ये अनडिस्कवर्ड था। ठीक है, ये बाकी वेस्टर्न कंट्री का मतलब नॉलेज में ये नहीं था, या ये अनएक्सप्लोर्ड था। तो एक तरीके से इसको ढूंढना मतलब एक नया जगह को ढूंढना, एक नया दुनिया को ढूंढना, इसीलिए इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। ठीक है ना, न्यू वर्ल्ड। और सेम चीज़ क्या है, जैसे कोलंबस के लिए ये जर्नी था कि मुझे एक नया, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह ढूंढना है जो कि मेरे एक नया दुनिया का बराबर होगा। ठीक वैसे ये जो इमिग्रेंट्स भी हैं ये भी जा रहे हैं, ठीक है ना, एक ऐसा जगह में जिसके बारे में वो लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक फॉरेन लैंड में जा रही है, वो
पूरा तरीके से अलग होगा, डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट रेस होगा, डिफरेंट रिलीजन होगा, डिफरेंट फूड प्रैक्टिस होगा, डिफरेंट इकोनॉमी होगा, हर चीज़ डिफरेंट, वेदर होगा, हर चीज़ डिफरेंट, फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, इमोशनल एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, सोशल एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, जियोग्राफिकल फीचर्स आर डिफरेंट, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। तो ये भी एक तरीके से वो लोग के लिए नया दुनिया का बराबर ही हुआ, ठीक है। और ये लोग भी कलम्बस जैसे ही वो एक नया दुनिया का खोज में ये लोग निकल पड़े हैं। कलम्बस कोर्सिंग कफीर्स, देखिए यहाँ पे कफीर्स वर्ड का यूज़ क्यों किया गया, यहाँ पे एक तरीके से अनबिलीवर या अनफेमिलियर इसका मतलब होता है, ठीक है, कि आप जहाँ पे कलम्बस का जैसा ही आप उनका ही कोर्स अनुसरण करके, उनका ही दिखाया हुआ रास्ता फॉलो करके आप जा रहे हो, लेकिन आप कंप्लीटली अपरिचित हो, आपको पता भी नहीं कि वहाँ जा करके जो नया सेटिंग है वहाँ पे आप खुद को मतलब एडजस्ट कर सको कि नहीं, वो लोग का हिसाब का सारा चीज़ आप बिलीव कर सकोगे कि नहीं, जान सकोगे कि नहीं, वहाँ खुद को मतलब उसका हिसाब से खुद को मना सकोगे कि नहीं। तो ऑब्वियसली यू आर नॉट श्योर बट यू हैव टू गो, ओके। बट नाउ अब देखिए, अच्छा सॉरी एक छूट गया, वट कैथे शोर्स फॉर देम आर ग्लीमिंग गोल्डन, वट मैजिक की दे कैरी टू अनलॉक वट गोल्ड इन ड्रैगन डोर्स। अब देखिए ये जो आखिरी वाला पोर्शन है यहाँ पे एक तरीके का एक एस्पिरेशन दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि वो लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि बाहर जैसे कलम्बस जैसे नया वर्ल्ड ढूंढने के लिए निकले थे, उनका भी दिमाग में कुछ एस्पिरेशन, उनका भी दिल में कुछ आशाएं थी कि नया वर्ल्ड मिलेगा तो क्या क्या वो मतलब नया अच्छा अच्छा चीज़ देगा, ठीक है। तो वैसे ये लोग का भी दिमाग में एक सोच है कि अगर मैं मेरा जो भी परेशानियां हैं, जो भी मेरा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, जो भी मेरा सोशल प्रॉब्लम्स है, जिसके चलते मुझे अपना देश छोड़ करके बाहर देश में जाना पड़ रहा है, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ज़रूर मेरा सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा। इतना कष्ट करके, इतना सेक्रीफाइस करके मैं नया जगह में जा रहा हूँ, वहाँ सेटल करूँगा, वहाँ काम करूँगा, मेहनत करूँगा, खट कमाऊँगा, तो इतना सेक्रीफाइस के बाद ज़रूर मेरा जो ड्रीम है, ठीक है ना, जो मेरा सपना है, जो मेरा अच्छा लाइफ, अच्छा दिन का जो मेरा सपना है, ठीक है, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो ये एक तरीके मेरे लिए ये मैजिकल लैंड है, एक ड्रीम पूरा करने वाला लैंड है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसको तुलना भी वैसा चीज़ के साथ किया गया है, विच आर वेरी ड्रीमी, विच आर वेरी इमेजिनरी, ओके, विच आर वेरी फेरी टेल लाइक थिंग, ओके, वेरी आइडियलिस्टिक थिंग के साथ यहाँ पे तुलना किया गया है। देखिए कैथे, अब कैथे एक्चुअली ये एक नॉर्थ चाइना को, या कहा जाए तो पूरा चाइना को ही रेफर करने का एक पुराना तरीका है, खास करके मिडिएवल एजेस में वेस्टर्न आपका जो कंट्रीज़ था या यूरोपियन कंट्रीज़ था, वो लोग चाइना को या नॉर्थ चाइना को कैथे नाम से ही जानते थे, ठीक है। तो यहाँ कैथे शोर्स यानी वर्तमान में जो चाइना है उसको ही समझा रहा है। तो व्हाट कैथे शोर्स फॉर देम आर ग्लीमिंग गोल्डन, तो कौन सा चाइना का कौन सा इलाका वो लोग के लिए, अच्छा यहाँ पे कैथे शोर्स यानी ये भी समझिए ये है, लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ चाइना को ही नहीं बात किया जा रही है, वो लोग सारा इमिग्रेंट्स क्या चाइना जा रहे हैं या चाइना जाने का उस खुद से निकले, नहीं। यहाँ पे कैथे शोर्स मतलब जस्ट एन एस्पिरेशन, जस्ट एन ड्रीम ऑफ फाइंडिंग अ न्यू थिंग। जैसे यूरोपियन मिडिएवल एज में यूरोपियन जो एक्सप्लोरर्स थे, वो लोग के लिए जो कैथे शोर्स था, ठीक है, या चाइना था, वो लोग के लिए एक ड्रीम जैसा था, ठीक है। वो लोग वहाँ पे जाते, कुछ वहाँ पे मुनाफा करते, बिजनेस करते, पैसा कमा के लाते, बहुत सारा गोल्ड था, रिचेस था, ठीक है। तो ये सब वो लोग के लिए एक ड्रीम जैसा था, ठीक है, लाइक द इमेजिनेशन ऑफ गेटिंग फुलफिल्ड, द इमेजिनेशन ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर रिच। ऐसे ही तरीके से ये जो कैथे शोर्स, ये इमिग्रेंट्स के लिए भी कैथे शोर्स चाइना को रिप्रेजेंट नहीं करता, उनका वो सपनों को रिप्रेजेंट करता है, धन दौलत कमाने का सपना, अच्छा ज़िंदगी पाने का सपना, ठीक है, सारा सैक्रिफाइस सार्थक होने का सपना, ठीक है। फॉर देम आर ग्लीमिंग गोल्डन, ठीक है ना। तो कौन सा सुनहरा सपना सजा करके, ग्लीमिंग यानी शाइनिंग, कौन सा सुनहरा सपना सजा करके झिलमिला रहा है, वो कैथे शोर्स सपना तुम लोग के लिए, इमिग्रेंट्स को बोला जा रहा है। व्हाट मैजिक कीज दे कैरी टू अनलॉक, वो लोग के पास ऐसा कौन सा जादुई चाबी है, इमिग्रेंट्स के पास ऐसा कौन सा जादुई चाबी है जिससे वो लोग खोलेंगे, अनलॉक करेंगे, किस चीज़ को अनलॉक करेंगे, वो गोल्ड एंड ड्रैगन डोर्स। ऐसा कौन सा जादुई दरवाज़ा है जिसको वो लोग चाबी देकर के खोलेंगे, मैजिक की देकर के खोलेंगे, तो वो लोग के लिए अंतहीन सोना, जहरात, खजाना खुल जाएगा, ठीक है। वॉट की दे हैव टू अनलॉक द ट्रेजर, अनएंडिंग ट्रेजर, ठीक है। क्योंकि ये जो वो लोग जा रहे हैं अपना सपना दिल में लिए, तो वो लोग तो सपना तो अच्छा ही चीज़ का देख के जा रहे हैं ना, कि ढेर सारा पैसा कमाएंगे, अच्छा ज़िंदगी मिलेगा,
ठीक है, मेरा फैमिली जो जिसको छोड़ के जा रहे हैं वो लोग को भी अपना सपना साकार करने में सक्षम होंगे। तो ये सारा चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, बट नाउ। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टैंजा शुरू ही हो रहा है बट से, मतलब अब तक जो बहुत सुनहरा सपना मतलब वीव किया जा रहा था, सपना बुना जा रहा था, उसको अब डिनायल का वक्त हो गया। वाई? बिकॉज नाउ दे हैव कम टू टर्म्स विद द हार्श रियलिटी। ये तो अब तक वो लोग इमेजिनेशन का दुनिया में थे, ड्रीम का दुनिया में थे। अब जब वो लोग सच में, इमिग्रेंट्स लोग जब सच में अपने डेस्टिनेशन में आ गए, न्यू लैंड्स में आ गए, फॉरेन लैंड्स में आ गए, अब उन लोग को समझ में आ रहा है कि जितना सुनहरा सपना वो लोग अपने मन में सोचे थे, ये न्यू फॉरेन लैंड लेकिन उतना फेरी लैंड जैसा नहीं है। दिस इज हार्श, दिस इज क्रूअल, दिस इज अनवेलकमिंग। देखिए क्या बताया जा रहा है, बट नाउ द क्लॉज आर आयरन। लेकिन अब जो क्लॉज है ना, जो पंजा है ना, वो एकदम लोहा जैसा सख्त हो गया है। तो आयरन क्लॉज यानी क्या? इनएस्केपेबल एनवायरनमेंट, ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा कठिनाई भरा परिस्थिति जिससे आप बच के भाग नहीं सकते, जो आपको चारों तरफ से घेर लिया है। ओके, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, एडवर्सिटीज, ठीक है, प्रॉब्लम्स, कैओस, ये सारा चीज समझा रहा है। मोल्डी ड्रेजेस डू नॉट केयर व्हाट वी डिस्कवर हियर। मोल्डी ड्रेजेस का मतलब आपका होता है कि अननेसेसरी थिंग्स, ओके, वेस्ट थिंग्स। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ जो आपका काम में आने लायक और सक्षम नहीं है, वो वेस्ट बन चुका है, वो बेकार बन चुका है, अब आप उसको कूड़ा बन चुका है, फेंक देना है। ठीक है, डू नॉट केयर व्हाट वी डिस्कवर हेयर। यहाँ पर के हेयर मतलब ये न्यू फॉरेन लैंड में आकर के क्या हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितना भी कूड़ा है, यहाँ पे जितना भी बेकार सामान है, जितना भी वेस्ट सामान है ना, ठीक वैसा ही वेस्ट बन गया है, वैसा ही कूड़ा बन गया है हम लोगों का सपना, हम लोगों का इमेजिनेशन कि यहाँ पे मतलब धन दौलत मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा ज़िंदगी का सपना पूरा होगा। ये जो बहुत सारा खूबसूरत सुनहरा सपना सजा करके हम लोग आए थे ना, इमिग्रेंट्स लोग आए थे ना, वो सपना वो लोग के लिए कूड़ा बन चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आके ऐसा कुछ भी हम लोग डिस्कवर नहीं किया, ऐसा कुछ भी हम लोग को नहीं मिला यहाँ पे जो हम लोग का सुनहरा सपनों का साथ मैच करता हो। द मिसिसिपी मड इज स्टिकी। मिसिसिपी नदी का, मिसिसिपी एक रिवर का नाम है, तो उसको नदी किनारे जो उसका कीचड़ है ना, वो काफ़ी है ना चिपचिपा है। यहाँ पे चिपचिपा इन द सेंस क्या कि ये आपको पकड़ करके रखता है, यहाँ से आप बहुत स्मूथली निकल नहीं सकते। मतलब क्या कि मिसिसिपी रिवर वाला जो इलाका है, जो पूरा कंट्री है, जो पूरा ये नया आपका सेटिंग है, ये परेशानियों का कीचड़ में आपका ज़िंदगी को लपेट रहा है। ठीक है, ये समस्याओं का कीचड़ में आपको जकड़ रहा है। ओके, ये आपका ड्रीम जैसा नहीं है, ये आपका सुनहरा देश जैसा नहीं है, वो गोल्ड लॉकर वाला या गोल्ड डोर जैसा नहीं है। यहाँ आपका कोई मैजिक की काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कठिनाई भरा परिस्थिति धीरे धीरे आपको निगल जा रहा है। मैन डाई देयर, वहाँ पे मृत्यु हो रहा है। कहाँ सुनहरा जिंदगी का सपना था, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हशरत हो रहा है। यहाँ पे आदमी का मौत हो रहा है। लिटरली दे आर डाइंग हेयर। यहाँ पे डाई यानी दोनों तरीके का डेथ को सिंबलाइज किया गया। एक तो रियल फिजिकल डेथ, सचमुच का मौत आना, और एक है आपका ड्रीम्स डेथ, आपका सपनों का मौत होना। आपका जो मन है ना, योर एनर्जीज, योर करेजेस, ओके, योर ड्रीम्स, ओके, योर स्पिरिट्स, ओके, योर अटेम्प्ट्स, योर एंडेवर्स, तो जो भी जितना भी पॉजिटिविटी, जितना भी स्पिरिट आपके अंदर बचा कुचा था, जितना भी साहस, जितना भी हिम्मत, जितना भी आपका सोच, एस्पिरेशन बचा हुआ था, वो सब यहाँ पे धीरे धीरे मर जा रहे हैं, और इंसान का सचमुच भी मर रहे हैं। ओके, और जो नहीं भी मर रहे उन लोग का हालत भी लाइफ एंड डेथ जैसा ही है। ओके, एंड बुकेज ऑफ स्टेंच लाई ऑल नाइट लॉन्ग अलोंग द रिवर बैंक। बुके मतलब होता है आपका गुलदस्ता। ठीक है, लेकिन देखिए कैसा अजीब सा यहाँ पे इमेज करा गया, बुके ऑफ स्टेंच। स्टेंच यानी यहाँ पे एक तरीके का ओडर, ओके, बैड स्मेल। ठीक है, एक बहुत ही घटिया बदबू का गुलदस्ता। ये ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे दोनों बहुत ही कॉन्ट्रैरी या बहुत ही ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ बिठाया जाता है। तो गुलदस्ता मतलब क्या है? फूलों का खुशबू, खूबसूरती। लेकिन यहाँ पे कैसा गुलदस्ता बताया गया? बदबू का गुलदस्ता। यानी यहाँ पे हर जगह बस आपको मौत, बदबू, ठीक है, मतलब खराब चीज़, ओके,
एडवर्सिटी, यही सब दिख रहा है, ठीक है। इससे पहले देखे जैसे मिसिसिपी मड, कीचड़ का बात किया गया। अब जस्ट जो इमेजेस का कॉन्ट्रारीनेस है ना, उसको पकड़िए। थोड़ा देर पहले ही हम लोग को क्या कितना सुंदर सुंदर इमेजरी बताया जा रहा था, कि फेयरी लैंड बताया जा रहा था, ड्रीम बताया जा रहा था, गोल्ड एंड ड्रैगन डोर्स बताया जा रहा था, मैजिकल की बताया जा रहा था, कैथे शोर्स बताया जा रहा था। और अभी रियलिटी में क्या बताया जा रहा, मिसिसिपी मड, बुके ऑफ स्टेंच, मेन डाई, ये सब खतरनाक, डरावना और हार्श रियलिटी का इमेज दिखाया जा रहा है। तो इसी से पता चलता है कि एक परसेप्शन और जो रियलिटी है, हम लोग का जो सोच होता है, जो आशाएं होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो कितना मतलब फॉल अपार्ट हो जाता है, वो कितना टूट जाता है, वो असल में कितना गलत साबित होता है जब हम लोग एक्चुअली रियलिटी को देखते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, द डिस्टेंस बिटवीन आवर इमेजिनेशन एंड आवर रियलिटी। ओके, तो पूरा रात भर ये जो बदबू का गुलदस्ता है, चारों तरफ बदबू आ रही है, चारों तरफ एडवर्सिटी, चारों तरफ समस्याएं, ये पूरा रिवर बैंक में, नदी का किनारे, यही सब हो रहा है, ठीक है। कहीं छुटकारा नहीं है, ठीक है। इन लंडन अंडरग्राउंड्स आर कोल्ड, लंदन शहर में, अब देखिए ये कहाँ पहुँच गया, यूरोप में पहुँच गया। तो लंदन शहर में क्या है कि जो अंडरग्राउंड्स है ना, वो कोल्ड है, बहुत ठंडी है। अच्छा, अंडरग्राउंड मतलब यहाँ सबवे समझाया जा सकता है कि जैसे मतलब अंडरग्राउंड सबवे में जैसे मेट्रो आना जाना करता है ना, तो उसको भी समझाया जा सकता है कि सबवे इस कोल्ड काफ़ी ठंडा है। और अंडरग्राउंड का एक यहाँ एक ये भी मतलब निकल के आता है कि इट्स रिलेटेड टू द क्रिमिनल वर्ल्ड, ठीक है, कि दे आर रिलेटेड टू द माफिया, दे आर रिलेटेड टू द डॉन्स, ओके, एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, ठीक है। तो अंडरग्राउंड का यहाँ दोनों ही मतलब हो सकता है। और कोल्ड का भी यहाँ एक फिजिकल कोल्ड, सचमुच का ठंडा लगना, एंड इमोशनल कोल्डनेस, ओके, दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ, देयर इज लैक ऑफ रिलेशनशिप्स वार्मथ, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी दूसरा आदमी को नहीं पहचानता है, यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं है, कोई सहायता नहीं है, ठीक है। कोई आप बैठ के दो बात करेगा, कोई प्यार करेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। एवरीथिंग इज डिटैच्ड, everything is indifferent, everything is emotionally, mentally, okay, spiritually cold, ठीक है। कोई आपको नहीं पहचानता, इमिग्रेंट को तो खास करके, और कोई मतलब सहायता करने या इमिग्रेंट से मतलब मिलने जुलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। द ट्रेन रोल्स इन फ्रॉम डार्कनेस विद आवर फियर्स, जो ट्रेन आता है ना, वो अंधेरे से आता है। देखिए यहाँ बार बार आपका अंधेरा, काला, मिस्टीरियस, नाइट, कीचड़, इस तरीके का नेगेटिव इमेजरी बार बार जानबूझ करके पोएट दे रहे हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म अस हाउ ड्रेडफुल एंड हाउ अनएक्सपेक्टेड, हाउ हार्श द रियलिटी इज, इन अपोजिट टू द ड्रीमी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। विद आवर फियर्स, तो हम लोगों का डर के साथ, हम लोगों का डर को जैसे लेकर के आ रहा है अंधेरों में से। कौन आ रहा है, जब एक ट्रेन आ रहा है। एंड लीव्स अ लोनली सॉफ्ट मेटालिक क्लैंकिंग इन आवर ईयर्स, क्लैंकिंग का मतलब होता है कि आपका मेटालिक साउंड, ठीक है। जब खास करके देखिएगा, जब ट्रेन रुकने के बाद, जब ट्रेन फिर से जाता है या ट्रेन पास होता है, तो एक ट्रेन का जो व्हील्स का आवाज़, ठीक है, या फिर आपका उसका स्टेशन में आने का वक्त जो मतलब इंजन का आवाज़ है, ठीक है। तो एक आपका मेटल वाला खटखटाने वाला साउंड होता है क्लैंकिंग। तो वही क्लैंकिंग इज साउंड मेड बाय मेटल। तो वैसा एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही धीमा सा, बहुत ही एक अकेला साउंड को वो छोड़ के जाता है हम लोग का कान में, जब वो ट्रेन चल जाता है। तो अब देखिए, यही ट्रेन, अगर आपको याद हो तो थोड़ा देर पहले ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम में यूज़ हुआ था ना, जब पोइम शुरू हुआ रहा था, तब यही ट्रेन का आसपास, मतलब एक्चुअली यही सबवे वाला ट्रेन ही, ट्रेन शब्द का मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेन का आसपास कौन भीड़ लगाए बैठे थे, यही इमिग्रेंट्स लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग को जाना था। तब ये जो ट्रेन था, ये वो लोग के लिए किस चीज़ का इमेजरी था या किस चीज़ का सिंबल था, टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तब ये ट्रेन उन लोग को सपनों के करीब ले जाने का एक माध्यम था, ठीक है। वो लोग को अपना दुर्दशा, अपना बुरा हालात से उठा करके एक अच्छा ज़िंदगी देने का, एक बढ़िया सुखी ज़िंदगी देने का एक ब्रिज था ये ट्रेन। लेकिन यही ट्रेन आखिरकार फाइनली आकर के क्या बन चुका है, वो लोग का डर का माहौल। वो ट्रेन जब आ रहा है तो क्या कर रहा है, डर लेते हुए आ रहा है, और जब जा रहा है तो क्या रख के जा रहा है, अकेलापन रख के जा रहा है, और मेटालिक क्लैंकिंग रख के जा रहा है। अकेलापन क्यों? बिकॉज यू विल फाइंड नो बडी हियर। पहले ही बताया गया कि अंडरग्राउंड्स आर कोल्ड, यहाँ पे कोई इमोशनल वार्मथ नहीं, कोई हाथ नहीं जो आपका कंधे में रखेगा, कोई आपका सपोर्ट देने वाला नहीं। नंबर वन।
नंबर 2 है कि अगर कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे भी रहा है तो वो मेटालिक साउंड है, मैकेनिकल साउंड है। जैसे यहाँ का पूरा आदमी, पूरा सोसाइटी ही मैकेनिकल है, किसी में इंसानियत नहीं बचा, किसी में आपका दिल में जो प्यार होता है या आपका एक फ्रेंडली फेलो फीलिंग होता है वो नहीं बचा। ठीक है, अब आते हैं न्यूयॉर्क में, फिर से शिफ्ट हो रहा है यूरोप से, अब चल गया अमेरिका, ओके यूनाइटेड स्टेट्स। इन न्यूयॉर्क नाइट्स आर हॉट, इन हार्लेम, ब्रुकलिन, अलोंग लॉन्ग आइलैंड साउंड। ठीक है, तो अब ये हार्लेम, ब्रुकलिन या न्यूयॉर्क, ये सारा ही आपका नेबरिंग सिटीज़ है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में आती है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जो रात है ना वो गर्म है। ठीक है, अब ये बता करके क्या तुलना किया गया, क्या आपका एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट पेश किया गया। लंदन में जो अंडरग्राउंड कोल्ड है, ठीक उसी का ऑपोजिट यहाँ पे दिखाया गया कि न्यूयॉर्क में रात लेकिन यहाँ पे गर्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट है, वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक चीज सेम रह जा रहा है। क्या चीज सेम है? द लोनलीनेस, द मैकेनिकल बिहेवियर, द लैक ऑफ एम्पथी फॉर द इमिग्रेंट्स, द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ द इमिग्रेंट्स। जो दशा है, ये जो बदहालाती है, ठीक है, ये जो कहीं पे भी कोई सहायता ना मिलने वाला है, ये लेकिन हर जगह सेम ही रह जा रहा हो, चाहे नेचर सेम रहे, चाहे वेदर सेम रहे ना रहे, ये आदमी का जो दुर्दशा है ये सेम ही रह जा रहा है। ये ड्रीम फुलफिल ना होने का जो कष्ट है वो सेम ही रह जा रहा है। ठीक है, हर जगह। लॉन्ग आइलैंड भी आपका वहीं न्यूयॉर्क का आसपास का एक जगह का नाम है। ठीक है, दिस सिटी इज सो वास्ट, इट्स ईयर्स हैव सीज्ड टू नो अ सिंपल ह्यूमन साउंड। वास्ट मतलब का बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, ओके, वेरी एक्सटेंसिव। तो ये जो सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी की बात किया जा रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि इसका जो कान है, देखिए अब सिटी का कान थोड़ी रहता है, सिटी तो एक इनएनिमेट थिंग है, यहाँ पे एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन अक्सर फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे आपका जो इनएनिमेट थिंग्स या जो नॉन पर्सनल थिंग्स भी होते हैं ना, उनको इंसान जैसा खूबी दे करके, पर्सनल एट्रीब्यूट्स देके उनको एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ सिटी को भी एक लिविंग बीइंग जैसे रिप्रेजेंट किया गया, जैसे ये इसका कान है, या सुन सकता है, देख सकता है। ठीक है ना, तो ये न्यूयॉर्क सिटी इतना बड़ा है कि बेचारा इसका कानों का एबिलिटी खत्म हो गया है, सीज्ड यानी स्टॉप्ड, इसका कान अब बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया है? टू नो अ सिंपल ह्यूमन साउंड, एक बहुत ही साधारण सा आम इंसान का आवाज़ सुनना इसका कान ने बंद कर दिया। मतलब इस सिटी को अब कुछ सुनाई नहीं देता, आदमी का आवाज़ सुनाई नहीं देता। इसको बस अब क्या सुनाई देता है? मेटालिक क्लैंकिंग साउंड सुनाई देता है। दिस इज बिकॉज द सिटी, द इंडस्ट्रियलाइज सिटी, द मॉडर्नाइज सिटी, ये इतना ज़्यादा मैकेनिकल होते जा रहा है, ये इतना ज़्यादा इसमें ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, प्यार का, फेलो फीलिंग का, ठीक है, एम्पथी का, ये सब जो नॉर्मल पॉजिटिव क्वालिटीज़ है ना, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, सोशल क्वालिटीज़ है, ये इतना ज़्यादा घटते जा रहा है कि अब जैसे लगता है ये सिटी एकदम इनह्यूमन बन गया हो। इसको कोई नॉर्मल इंसान का गुहार, कोई नॉर्मल इंसान का दुख दर्द का आवाज़ सुनाई ही नहीं देता, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंसान मर रहा है या जी रहा है, डजेंट मैटर। ओके, police cars wail like babies, an ambulance erupts like breaking glass, and elevator sighs like Jews in Europe's gases. तो पुलिस कार क्या कर रही है? वेल कर रही है। वेल करना मतलब आपका विलाप करना, शोक करना, टू क्राई, टू लैमेंट। ओके, तो लाइक बेबीज, एकदम बच्चों जैसा रो रहे हैं। बच्चे लोग जैसे बहुत रोते हैं ना, ठीक उतना ही चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कौन रो रहा है? पुलिस कार सो रहा है। पुलिस कार रोते थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ये तो एक हो गया। और दूसरा बात है कि पुलिस कार का जो सायरन बजा के वो लोग आ रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा पुलिस कार आ रहा है, इतना संख्या में और इतना बार बार आ रहा है कि लग रहा है जैसे एक बच्चा बेचारा रोना बंद कर ही नहीं रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है पुलिस कार्स का। एंड एम्बुलेंस इरप्ट्स, इरप्ट मतलब कम आउट, बाहर निकल के आना, लाइक ब्रेकिंग ग्लास, ठीक है, कांच टूटने का आवाज़ जैसा, ठीक है, झंझनाहट भरा आवाज़, ठीक है, लेकर के कौन आ रहा है? एम्बुलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ का? देखिए यहाँ पे इंसान का समय नहीं है कि एक इंसान आकर के दूसरा इंसान का बात सुने, यहाँ इंसानी आवाज़ सुनने को कोई नहीं है। उसका जगह यहाँ पे कौन सा साउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा? पुलिस कार का आवाज़ बहुत ज़्यादा मिल रहा, एम्बुलेंस का आवाज़ बहुत ज़्यादा मिल रहा। मतलब क्या कि अब पुलिस कार या एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा कब आता है? जब कोई डिज़ास्टर होता है,
ठीक है, बहुत जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, जब पूरा सोसाइटी लाइफ एकदम बढ़िया बैलेंस्ड रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, सब स्वस्थ रहता है, तब क्या आपका एम्बुलेंस ज़्यादा आता है, तब क्या आपका पुलिस कार ज़्यादा आता है। तो पुलिस कार एम्बुलेंस का ज़्यादा, यानी देयर इज़ एन अनसिस्टमेटाइज्ड एनवायरनमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई पीस नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, चारों तरफ बस डिजास्टर है, चारों तरफ मौत है, चारों तरफ परेशानियां हैं, यही दर्शा रहा है। दिस chaotic life is been beautifully presented by the symbols of police cars and ambulance। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, एलिवेटर, एलिवेटर यानी लिफ्ट, एंड एलिवेटर साइज मतलब जो लिफ्ट है ना वो भी लगे जैसा आहे भर रहा। फिर से एलिवेटर को यहाँ एक जिंदा इंसान के जैसा डिस्क्राइब किया, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। An elevator size like Jews in Europe's gases। अब यहाँ पे एक रेफरेंस, एक एल्यूशन किया गया है हॉलोकास्ट को लेकर के। जब हिटलर ने जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौरान जितना भी ज्यूज थे, जितना भी यहूद लोग थे जर्मनी में, उनको पूरा मैस एक्सटिंक्शन, ठीक है, मैस मर्डर किया गया था, ठीक है, एकदम पकड़ पकड़ के हर एक जीव को या तो मार दिया गया था, ठीक है, और नहीं तो टॉर्चर करके वो लोग को एक्सटेंशन कैंप में लेके जाया जाता था, लेकिन नाजी कैंप में, और वहाँ पे वो लोग को मतलब जो जिंदा भी बच जाते थे वो लोग को इतना मतलब दर्दनाक वो लोग को मौत दिया जाता था, गैस चेम्बर में भर के रखा जाता था, ठीक है, पॉइजनस गैस वो लोग को दे दिया जाता था, मतलब भर दिया जाता चेम्बर में, और वहीं पे मतलब वो लोग ये बहुत ही दर्दनाक तरीके से छटपटाते हुए वो लोग का मौत होता था। तो ये हॉलोकास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ठीक जैसे हॉलोकास्ट में कोई बेसहारा होकर के इतना ज्यूज लोग मारे गए थे, इतना कष्ट में, इतना तड़प तड़प के, ठीक वैसे ही भारी सांस कौन ले रहा, जैसे उनका दुख में दुखी हो, ठीक है, एलिवेटर भी जैसे उनका दुख में दुखी है, ठीक है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉडर्न सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में या कोई भी फॉरेन कंट्री में इमिग्रेंट्स का वही हालात है जो हालात हॉलोकास्ट के दौरान ज्यूज का हुआ था जर्मनी में, हिटलर का रूल वाला जर्मनी में। तो जैसे हॉलोकास्ट के दौरान लोग को ऊपर अत्याचार किया गया था, जिस तरह से वो लोग को अनफेवर्ड कंडीशन में धकेला गया था, इमिग्रेंट्स भी वही सेम अनफेवर्ड कंडीशन फेस कर रहे हैं, वो लोग भी अनवेलकम ही है, वो लोग के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है, वो लोग के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। सो द लाइफ हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर देम, द लाइफ हैज़ बिकम ऑलमोस्ट लाइक डेथ टू देम, ठीक है। देन स्लाइड्स आर स्विफ्टली डाउन द रोप्स टू हेल, ठीक है, वो जो एलिवेटर है ना वो धीरे धीरे जैसे नीचे जाता है, एलिवेटर का जो रोप रहता है वो रोप का सहारे वो धीरे धीरे नीचे जाता है, लेकिन ये एलिवेटर जो नीचे जा रहा है लग रहा है कि जैसे हम लोग को नरक का आग में धकेलने के लिए लेके जा रहा है, हेल में लेके जा रहा है। कितना डरावना, देखिए अब धीरे धीरे जो डिस्ट्रक्शन का इमेज है, ठीक है, जो डीके का इमेज है, डेथ का इमेज है और डैमनेशन का इमेज है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा आपका पेस पकड़ेगा। धीरे धीरे आप यही चीज़ को मतलब और फोकस करेंगे ब्रैथवेट, ठीक है, कि आपको हेल में लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जो जिंदगी यहाँ पे इमिग्रेंट्स काट रहे हैं ना वो भी कुछ हेल से कुछ कम नहीं है। तो जैसे हेल में ही ये लोग लेके जा रहे हैं। वेयर इज द बेल दैट यूज्ड टू वार्न अस। अब देखिए, अब ब्रैथवेट कंपेयर करेंगे अपना होमलैंड का सिचुएशन से, ठीक है, कि पहले तो होमलैंड का सिचुएशन से नया ड्रीम लाइक कंपैरिजन कर रहे थे कि ठीक है हम लोग का कंट्री में इतना सारा समस्या है, तो चलो बाहर कंट्री में जाएंगे तो इतने ड्रीम लाइक मिलेगा, गोल्ड इन ड्रैगन डोर्स मिलेगा, मैजिक कीज मिलेगा, कैथे शोर्स और भी वट एवर वट नॉट। तो पहले तो ड्रीम वाला कंपैरिजन था, फिर उसका कंट्रास्ट में आया क्या कि जो नाइट मेयर जैसा, ड्रीम तो नहीं है, एकदम नाइट मेयरिश जो कंडीशन है, जो रियलिटी, हार्श रियलिटी, फुल ऑफ डेथ, फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, फुल ऑफ डीके, फुल ऑफ डेंजर जो है, उसको फिर सिंबलाइज किया गया। अब दोबारा जाया जा रहा है कि नेटिव लैंड में लौट करके, मतलब सचमुच में ये लोग लौट के नहीं जा रहे, अपना मन में, अपना नॉस्टैल्जिया में, अपना मेमोरी में वो लोग लौट के जा रहे हैं कि क्या सोच के हम लोग आए थे, यहाँ आके जो हालात हो गया, इससे तो कम से कम हम लोग का वहाँ का हालात ही ठीक था, हम लोग का होमलैंड में हालात ही ठीक था, यहाँ से तो कम से कम ठीक ही था, ठीक है। हम लोग का चाइल्डहुड का यहाँ पे सिर्फ मतलब स्पेशल डिस्टेंस है, यहाँ पे टेम्पोरल डिस्टेंस भी समझाया जा रहा है, ना कि वो लोग सिर्फ अपना होमलैंड का मेमोरी में लौट के जा रहे हैं, बल्कि वो लोग अपना चाइल्डहुड का मेमोरी में भी लौट के जा रहे हैं। Okay, so there is a gap between past and present. There is a gap between native land and foreign land. Okay, there is a gap between being an immigrant to being a countryman. Okay, ये सब चीज़ यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए क्या बताया जा रहा है, Where is the bell that used to warn us playing cricket on the beach that it was midday?
वो बेल कहाँ गया जो हम लोग को वार्निंग देता था जब हम लोग बीच में क्रिकेट खेलते थे? वो बेल टंग टंग करके बजता था और हम लोग को बताता था कि चलो अब मिड डे हो गया, अब नून टाइम हो गया, दोपहर अब हो गया, ठीक है, चलो अब जाओ। सन टू हॉट फॉर हेड्स, अब जो सूरज है ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब तेज़ धूप दे रहा है, तो बहुत खेल लिए, अब जाओ, अब समय हो गया, ठीक है, अब घर जाके रेस्ट करो या अभी अंदर कोई शेड वाला जगह में जाओ, ठीक है। तो ये जो वार्निंग है ना, देखिए यहाँ पे भी वार्निंग शब्द का यूज़ किया गया है, लेकिन ये वार्निंग क्या है? एक प्यार भरा वार्निंग है। ये वार्निंग आपको दे रहा है कि आप अब जाओ, अब रेस्ट करो, ये फुल ऑफ केयर है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ सिंपैथी है, ठीक है। अच्छा, एंड इवनिंग्स एंजलस ऑफ फिश सूप प्रेयर्स बेड। और शाम को जो एंजलस होता था, एंजलस मतलब क्या? ये एक्चुअली एक चर्च का आपका रिचुअल्स है, ठीक है, रोमन कैथोलिक एक ट्रेडिशन है ये, जहाँ पे एक प्रेयर किया जाता है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के नाम पे, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट का जो इनकारनेशन हुआ था, ठीक है, और उन्होंने जो लव एंड पूरा दुनिया को बचाया था, ठीक है, दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाया था, लव फैलाया था, तो ये सब चीज़ मतलब स्मरण करके उनको प्रेज किया जाता है, मदर मेरी को प्रेज किया जाता है, जीसस क्राइस्ट को प्रेज करके डिवोशनल सॉन्ग गाया जाता है, तो उसी को, वही रिचुअल को एंजलस यहाँ पे बोला जाए, ठीक है। एंजलस एक्चुअली एक इवनिंग में किया जाता है, एक मॉर्निंग में किया जाता है और एक नून टाइम में किया जाता है, 3 बार ये किया जाता है। तो वहीं इवनिंग वाला एंजलस का बात किया जा रहा है कि इवनिंग टाइम में जब प्रेयर होता है, जब सब कोई लोग मिल करके खाते हैं फिर सोने जाते हैं, कितना पीसफुल वो टाइम था, ठीक है ना। फिश सूप खा रहे हैं ये लोग, ठीक है, कितना आराम से अपना मील खा रहे हैं, कोई झंझाट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई आकर के मारने वाला नहीं है, कोई आकर के शूट करने वाला नहीं है, कोई डेथ का डेंजर नहीं, कुछ नहीं, एकदम पीसफुल सोसाइटी। प्रेयर्स, ठीक है, आप अपना मन का शांति से खा भी रहे हैं, मतलब आपका जो लाइफ का बेसिक ह्यूमन लाइफ का जो नीड्स है, आपका जो मटेरियल नीड्स है, मटेरियल नीड्स तो नहीं करना चाहिए, बायोलॉजिकल जो नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, वो भी फुलफिल हो रहा हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपका जो स्पिरिचुअल नीड्स है, ठीक है, प्रेयर्स, आप गॉड को प्रे कर रहे हो, आप अपना रिलीजियस, अपना सोल का जो नीड है उसको भी फुलफिल कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और आखिरकार बेड, बेड यानी स्लीप, स्लीप यानी शांति, तब आपका ज़िंदगी शांति भरा हुआ था, खुशियों भरा हुआ था, सारा आपका जो मतलब नेसेसिटीज़ था वो फुलफिल हो जा रहा था। और अभी का हालत देखिए, अभी आपका नेसेसिटीज़ तो पूरा हो ही नहीं रहा, ऊपर से आपको कहाँ धकेल के लेके जाया जा रहा है? नरक में धकेल के लेके जाया जा रहा है। पुलिस कार का आवाज़ सुनाई दे रहा है, एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाई दे रहा है, डेथ कोई भी टाइम आ सकता है, हार्श रियलिटी है। तो दिस इज़ द टोटल कंट्रास्टिंग, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अब बताया जा रहा है कि कैसे वो लोग को सोशल लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, डे टू डे लाइफ में कितना लेवल में वो लोग को, इमिग्रेंट्स को मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो अभी बताया जाएगा। द चैप्स हु ड्राइव द सिटी बसेस डोंट लाइक अस क्लिपिंग फॉर देम मच। चैप मतलब फेलो पीपल, ठीक है। तो जो लोग हैं ना सिटी बसेस मतलब शहर में जो बस चलता है, वो उनका जो ड्राइवर है ना, बस ड्राइवर, वो है ना, वो हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम लोग यानी इमिग्रेंट्स, ये इमिग्रेंट्स अपना हालात बयां कर रहे हैं। क्लिपिंग फॉर देम मच मतलब जो टिकट को क्लिप करना था, कि बस में चढ़े हैं, टिकट है तो टिकट को क्लिप करना रहता है ना, तो वो लोग हम खुद करते हैं, ठीक है। तो पसंद नहीं होता, ये जो सिटी बस का ड्राइवर है ना, वो पसंद नहीं करता कि हम लोग चढ़ के बस में चढ़ के टिकट क्लिप कर रहे हैं। इनफैक्ट मेक क्वाइट अ फस, फस यानी आपका झमेला, ठीक है, प्रॉब्लम, कैओस। तो वो लोग को सिर्फ जो ये नापसंद है यही नहीं, बल्कि इतना हद तक वो लोग इसको हेट करते हैं, घृणा करते हैं, कि इसके ऊपर वो लोग झमेला भी करते हैं कि क्यों ये इमिग्रेंट्स लोग हम लोगों का सिटी बस में उठ करके टिकट क्लिप करेंगे। इतना हद तक ये झमेला जाता है, बस स्ट्राइक्स लूम सून, लूम यानी दे लाइक हैपन, ठीक है, कि बस स्ट्राइक होता है, बहुत जल्दी बस स्ट्राइक होता है। तो आप समझ सकते हैं स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक होना मतलब किस हद तक डिस्प्लेजर जाएगा, किस हद तक डिससेटिस्फैक्शन जाएगा, कि तब एक आदमी तब कर्मचारी लोग स्ट्राइक में उतर के आता है। हर कोई को पता है, जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो लोग को भी पता है कि अगर हम लोग एक दिन काम बंद रखें तो हम लोग को कितना नुकसान होगा, सब कोई को पता है। तो उतना नुकसान झेलने के बाद भी स्ट्राइक आदमी तभी करता है जब उसका पास और कोई चारा नहीं रहता, या उसका दिल एकदम घृणा से, एकदम नापसंदी से भर जाता है। तो यही दर्शाता है कि इमिग्रेंट्स की तरफ कितना घृणा भरा हुआ है, इमिग्रेंट्स के प्रति आदमी को नापसंदी कितना भरा हुआ है, कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मतलब बिना टिकट के चल रहे हैं, वो लोग अपना पैसे से टिकट खरीद करके, टिकट दिखा करके चल रहे हैं, फिर भी पसंद नहीं, कि क्यों चढ़ोगे, क्यों। वो लोग
का नज़दीक आना ही मतलब ये कंट्रीमैन को पसंद नहीं है, मतलब या सिटी का आदमी को पसंद ही नहीं है कि ये लोग एकदम नज़दीक आए, ठीक है। The men who level, the men who lever ale in stuffy woodbine pubs don't like us much. ठीक है, एल यानी आपका वाइन, ठीक है, अल्कोहल। तो और लेवर मतलब जो लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे बारटेंडर्स का बात किया जा रहा है, ठीक है, जो लोग आपका वाइन प्रिपेयर करके देते हैं पब में, ठीक है, इन स्टफी वुडबाइन पब। स्टफी यानी आपका एकदम भीड़ भड़का वाला, ठीक है, एक लोकल पब में, ठीक है, लोकल बार में जहाँ पे सब कोई लोग भीड़ करके आ रहे हैं, ठीक है, सिटी का आदमी भी है। तो वहाँ पे जो बारटेंडर है ना, जो वाइन प्रिपेयर करके देता है, वो भी हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसको भी पसंद नहीं कि कोई इमिग्रेंट आकर के हम लोगों का जगह में आए, ठीक है। नो ड्रिंक्स देयर सून, जल्दी हम लोग को वहाँ ड्रिंक्स भी नहीं मिलता, ठीक है। अब इसका दो मतलब हो सकता है, एक तो या तो इमिग्रेंट्स के लिए ड्रिंक्स को लीगली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, या पब का तरफ से एकदम ऑफिशियली बता दिया गया है यहाँ कोई इमिग्रेंट्स को ड्रिंक नहीं मिलेगा। नंबर वन ये हो सकता है। और नंबर दो ये हो सकता है कि जो बारटेंडर्स है वो लोग खुद से ही टाल बहाना करते हैं, वो लोग खुद से ही मतलब नहीं देना चाहते, क्या है ठीक है अभी नहीं, तुमको नहीं, बाद में देंगे, कोई और को सर्व करते हैं, कोई और सिटी आदमी को सर्व करते हैं, ना कि आपका इमिग्रेंट्स को सर्व करने का जगह। तो यहाँ दोनों तरीके से ही यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, दोनों तरीके से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक पर्सनल लेवल में भी आ रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल में भी आ रहा है, और एक कंबाइंड या कम्युनिटी या ग्रुप या सोशल रिजेक्शन भी आ रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल रिजेक्शन भी आ रहा है। हर तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है कि हर पल ये समझा दिया जा रहा है कि तुम लोग इमिग्रेंट्स हो, तुम लोग दूसरे कंट्री के हो, तुम लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते, तुम लोग का रूट यहाँ पे नहीं है, तुम लोग हम लोग जैसा नहीं हो, यू आर द अदर। यहाँ पे बार बार अदर वाला कंसेप्ट बता दिया जा रहा है। यहाँ पे सीधा सीधी एक लाइन, लकीर खींच दिया जा रहा है, सीधा सीधे डिस्क्रिमिनेशन, कि तुम लोग अलग हो, तुम लोगों का कोई हक नहीं है कि हम लोग का साथ तुम आओ, यू आर इंफीरियर, you are the other, you are not us, we will not allow you to become like us। ठीक है, यहाँ पे जोर जबरदस्ती का यहाँ पे जंग छिड़ गया है, ठीक है। और ब्रोकन बॉटल्स, ठीक है, तो नो ड्रिंक्स देयर सून और ब्रोकन बॉटल्स, यहाँ तक कि ब्रोकन बॉटल्स भी हो सकता है। यानी ब्रोकन बॉटल्स यानी यहाँ पे एक झमेला का बात किया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि ड्रिंक मांगने गए और कोई ड्रिंक का जो बॉटल होता है ना, वाइन का बॉटल, उसको तोड़ करके, अब जाहिर सा बात है आप समझ ही सकते, कोई अगर उसको मतलब तोड़ दे तो वो कितना शार्प हो जाता है। फिर वो शार्प चीज़ को लेकर के अगर कोई हाथापाई हुआ तो आदमी का मौत का भी रिस्क रहता है, मतलब पूरा खून 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 हो जाएगा पूरा सीन। तो ये एक तरीके से दर्शा रहा है कि अगर ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट करे या ज़्यादा कोई वहाँ प्रोटेस्ट करने जाए कि हम लोग इमिग्रेंट है तो क्या हो, हम लोग को ड्रिंक नहीं दोगे, तो ये हाथापाई, खून का पर्याय तक भी ये जा सकता है, नंबर वन। और ब्रोकन बॉटल्स तो ऐसे ही आपका एक नॉर्मली सिंबलाइज करता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड थिंग, अ स्टेट ऑफ केओस, अ स्टेट ऑफ पीसलेसनेस, ठीक है, जहाँ पे कोई हार्मनी नहीं है, जहाँ पे कोई शांति नहीं है, जहाँ हमेशा झगड़ा झमेला, ठीक है, एनिमिटी का हालत है। तो दैट इज द थिंग कि पब में भी कोई वेलकम नहीं है, पब में भी सब लोग एट्रोशियस है, सब लोग एनिमी जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। The women who come down to open doors a crack will sometimes crack your fingers। मतलब जो women आते हैं, है ना, दरवाज़ा खोल देने के लिए, पब का ही बात किया जा रहा है। तो पब में जब कोई गेस्ट आता है, जब कोई आता है आपका वाइन वाइन पीने या पब में आने, तो कुछ women रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अटेंडेंट जैसा वो लोग दरवाज़ा खोल के वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप एक इमिग्रेंट हुए तब लेकिन दरवाज़ा खोलने में जो एक क्रैकिंग या क्रैंकलिंग जो आवाज़ होता है, वो तो आराम से दूसरे गेस्ट के लिए आराम से दरवाज़ा को साउंड से खोल करके देगा। लेकिन अगर आप आए, एक इमिग्रेंट आए, तो हो सकता है कि वो आप दरवाजे को ऐसे खोले या ऐसा हार्शली खोले कि आपका उंगली उसमें दबा जाए, ठीक है, और ये जानबूझ करके किया जाएगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट वॉच आउट, ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं रखे, ठीक है, तो वो लोग दरवाजे को इस कदर से बंद करेंगे ताकि आपको चोट लग जाए, आपका उंगली दबा जाए, आपको कोई और तरीके से हर्ट हो। ये क्या दर्शाता है कि दे ओपनली डिफाई योर डिग्निटी। वो लोग को कुछ रख ढक के भी वो लोग नहीं करे। एक रहता है ना कि मुझे आप पसंद नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा इनडायरेक्टली
मतलब इंसल्ट करने का कोशिश करोगे या इनडायरेक्टली आपको समझाने का कोशिश करोगे कि मुझे पसंद नहीं है आप जाओ, यहाँ पे वो लोग वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर रहे, एकदम डायरेक्टली बोल्डली कर रहे कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं, क्या कर लोगे तुम, लो मैं तुम्हारा मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा हूँ, तुमको हर्ट कर रहा हूँ, जो करना है कर लो, जो जहां जाना है चलो, ये एकदम ओपन थ्रेट है। ठीक है, ये इसी से आपको पता चलेगा कि कितना इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ हेट, द इंटेंसिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है। ठीक है, सॉरी फुल मतलब क्या, ये बारटेंडर्स बोलेंगे या ठीक है, या फिर कोई आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, कोई आपका पब में या ड्रिंक्स में या कहीं पे भी आप जा रहे हो, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर दोगे तो वो बोल देंगे क्या, सॉरी फुल मतलब नहीं, अब और कोई जगह खाली नहीं है, कोई चेयर खाली नहीं है, कोई टेबल खाली नहीं है, अब हम लोग और ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सुन, तो ठीक है, ब्रेड और ब्रेकफास्ट मिलेगा, वो जल्दी मिलेगा, खाना तो नहीं है। ठीक है, या कोई ड्रिंक आप मांगेंगे तो सॉरी वो तो ख़त्म हो गया। तो ऐसा ऐसा रिप्लाई आपको मिलने मतलब मिलेगा। ऐसा अब सोचिए, ये भी कब, ये भी जब अगर आप पूरा पूरी आप अपना तरफ से कोई गलती नहीं कर रहा, पैसा लेके जा रहे हो, आप डिसेंटली जा रहे हो, आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, शांति से आप जा रहे हो, पैसा लेकर के एकदम पोलाइटली आप पूछ रहे हो कि मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे खाना मिलेगा, तब भी आपका एंड में कोई गलती नहीं रहने का बावजूद आपके साथ ऐसा मतलब जानवर जैसा बदतमीजी किया जा रहा है, तो आप इसी से आप समझ सकते हो कि अगर कोई इमिग्रेंट अपनी तरफ से कुछ भूल चूक कर ले तो उसका तब क्या हर्ष होगा, मौत का अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर कर्ली हेडेड वर्कर्स, तो कर्ली हेडेड वर्कर मतलब यहाँ वही अफ्रीकन कम्युनिटी का बात किया गया, क्योंकि जो अफ्रीकन रहता है ना उनका नेचुरली जो हेयर होता है वो थोड़ा कर्ली होता है, तो कर्ली हेडेड वर्कर्स मतलब वहीं जो वर्कर्स, वहीं एमिग्रेंट्स, वहीं ब्लैक कम्युनिटी इमिग्रेंट्स, वहीं अफ्रीकन ओरिजिन इमिग्रेंट्स जो आए हैं यहाँ काम करने के लिए, उन्हीं लोग का साथ ये बदसलूकी, ये बदतमीजी किया जाता है, मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, खाना देने से मना कर दिया जाता है, बस में वो लोग चढ़ते हैं तो स्ट्राइक कर दिया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है, ये मतलब इंसल्ट किया जाता है। ये सारा चीज़ ये ब्लैक कम्युनिटी को ही सफ़र करना पड़ रहा है, अफ्रीकन कम्युनिटी को ही सफ़र करना पड़ रहा है। सो व्हाट टू डू मैन, तो क्या करें, हाँ क्या करें। अब पोइट है जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, बहुत देर तक इमिग्रेंट्स ने सहन किया, ठीक है, कि बदतमीज़ी उनके साथ हो रहा है। एक तो वो लोग का अपना मतलब प्रॉब्लम में वो लोग मर रहे हैं घुट घुट के, कि अपना नेटिव कंट्री छोड़ करके आया, अपना परिवार परिजनों अपना प्यार को छोड़ करके यहाँ आए, तो एक तो उसका दुख उन लोग का अंदर से खाया जा ही रहा है, ऊपर से यहाँ पे भी वो लोग को एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, एक तो वो लोग जो काम करे उसका भी मेहनत बहुत ज़्यादा है और वेज कम दिया जा रहा है, सैलरी कम दिया जा रहा है, एक तो वहाँ पे भी वो लोग का मतलब कोई मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और ऊपर से सोसाइटी में भी अगर वो लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होंगे, कोई एक आदमी उनसे बात नहीं करेगा, बस में लोग को चढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको रेस्टोरेंट में उनका ऑर्डर नहीं लिया जाएगा, वाइन नहीं दिया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, तो एक आदमी का तो सहन शक्ति का भी तो एक लिमिट होता है ना, कब तक वो सहन करेगा, कितना कितना पेन वो अपने अंदर लेके रखेगा, एक टाइम तो वो बर्स्ट आउट करेगा ही ना। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आ गया है, अब वो एकदम लिमिट क्रॉस कर गया, अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या बर्स्ट आउट कर रहे हैं पोएट। व्हाट टू डू मैन, क्या करें, बैन द बॉम्ब, बॉम्ब द प्लेस डाउन, पूरा जो एरिया है पूरा सिटी है इसको क्या करें, इसको उड़ा दे, बॉम्ब से उड़ा दे। तो ये यहाँ पे वायलेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब इतना देर जो पेशेंस रखा था ना, इतना देर जो एट्रोसिटीज अपने ऊपर हो रहा था, अत्याचार अपने ऊपर हो रहा था, इसको मतलब जो सहन किया जा रहा था, अब ये फूट रहा है गुस्सा। क्या करे, था बॉम्ब से उड़ा दे, हाथापाई करे, किलिंग करे, वायलेंस करे, बॉयकॉट द गर्ल्स, ये जो गर्ल्स है ये जो वेलकम करती है ये लोग को ही बॉयकॉट कर दिया जाए, ये लोग के साथ कोई संपर्क ही ना रखा जाए, पुट अ बैन ऑन ऑल मैरिजेस, तो सारा शादियों पे भी क्या प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई मैरिज नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कॉल योर सेल्फ एक्स, अपने आप को क्या एक्स बताए। अच्छा, अब यहाँ एक्स का दो मतलब निकलता है, एक तो एक्स यानी यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड पर्सन, ठीक है, कि कोई जिसका आइडेंटिटी ही नहीं है, जिसका कोई पहचान ही नहीं है, जिसका कोई परिचिति ही नहीं है, तो अपने आप को क्या हम लोग वैसे आइडेंटिटी लेस करके ही बताएं। एक तो है ये कि हम लोग को कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम लोग को कोई सोशली एक्नॉलेज नहीं कर रहा, एक अर्थ है ये, और दूसरा अर्थ है मैलकॉम एक्स। ये जो एक्स बताया जा रहा है ना, ये मैलकॉम एक्स को रेफर करता है। मैलकॉम एक्स कौन थे? मैलकॉम एक्स थे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर दोनों ही फिगर थे। ओके, सो ही वाज एन अमेरिकन मिनिस्टर, ठीक है, और वो सिविल राइट्स के साथ भी जुड़े हुए थे, सिविल राइट मूवमेंट्स के साथ वो जुड़े हुए थे, अमेरिकन मिनिस्टर थे, ठीक है, मुस्लिम थे, और वो ब्लैक
कम्युनिटी को एम्पावरमेंट हमेशा करने के लिए बोलते थे, और ये भी बोलते थे कि उनका एक बहुत फेमस थियरी था कि नेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है, ये एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, इससे वो जुड़े हुए थे और इसके लीडर भी वो थे 12 साल तक, ठीक है। हालांकि उसके बाद 1946 से लेकर के 1958 तक वो नेशन ऑफ इस्लाम का लीडर थे। हालांकि उसके बाद 1960s के बाद उन्होंने कुछ उनका प्रॉब्लम्स हुआ था, मतलब कुछ वितर्क हुआ था, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, तो बाद में उन्होंने ये छोड़ दिया था। लेकिन हालांकि वो अपना ज़िंदगी भर ब्लैक पीपल का जो एडवांसमेंट है, ब्लैक पीपल का एम्पावरमेंट है, उनका लिए हमेशा सवाल करते रह गए। और एक स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन ब्लैक कम्युनिटी, इस पे भी वो सवाल करते थे कि ब्लैक कम्युनिटी को अंदर इस्लाम का बढ़ावा होना चाहिए, इस्लाम फैलना चाहिए और ब्लैक कम्युनिटी को एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, ये वो हमेशा कहते रहते थे। तो ही वो बता रहे थे तब कि हम लोग मैल्कम एक्स जैसा बन जाए, ठीक है। Wear a beard and a turban, washing your turbulent sex about 6 times a day, going Muslim। तो अब जैसे मैल्कॉम एक्स बोल रहे थे, जैसे वो खुद भी इस्लाम में कन्वर्ट किए थे, और जैसे उनका कहना भी था कि ब्लैक पीपल को एम्पावर करो, ठीक है, उनको यूनाइटेड होना चाहिए, उनमें इस्लाम को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या उनका बात मान ले कि हम लोग भी तब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए? अब ये क्या बहुत वो खुशी के साथ बोल रहे हैं इमिग्रेंट्स? नहीं, खुशी के साथ वो नहीं बोल रहे, वो फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहे कि हम लोग के पास क्या और चारा है। ओके, इस्लाम और बीइंग मुस्लिम इज नॉट व्हाट दे रियली आर, ठीक है, हमेशा से। लेकिन वो इस रूट में, इस कल्चर में पले बढ़े नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग तैयार है मैल्कॉम एक्स के जैसे इस्लाम कन्वर्ट में करने के लिए, और सारा इस्लाम का सारा प्रैक्टिस को भी अपनाने के लिए। जैसे देखिए, वेयर अ बियर्ड एंड टर्बन, पगड़ी पहनने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, वॉशिंग योर टर्बुलेंट सेक्स अबाउट 6 टाइम्स ए डे। तो यहाँ सेक्स मतलब एक्चुअली सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को यहाँ बताया जा रहा है कि 6 टाइम उसको साफ करना, उसको धोना, ठीक है। क्या यही करें कि क्या इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले? अगर यही करके हम लोगों को अपना ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर एक्सेप्ट करके, इस्लाम एक्सेप्ट करके उससे छुटकारा मिल जाए तो ठीक है भैया, वही करेंगे, ठीक है। कम से कम इस हेल में, इस नरक में तो रहना नहीं पड़ेगा। तो अपना इंडिपेंडेंस हम लोग विसर्जन दे सकते हैं, अपना इंडिविजुअल डिज़ायर हम लोग विसर्जन दे सकते हैं। हम लोग बचपन से जो कल्चर में या जो रिचुअल्स में रहे हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। उस हद तक भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इस जहन्नम से हम लोग को निकालो। ये जो टॉर्चर हम लोग पे हो रहा है, ये जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन गया है ना, इससे कम से कम निकालो। कुछ भी करेंगे इसके लिए, ओके। ब्लैक एज गॉड, ब्राउन इज गुड, व्हाइट एज सिन। तो ब्लैक जो है ना, वो हम लोग के लिए एकदम गॉड जैसा है, क्योंकि ब्लैक हम लोग खुद है, वी आवरसेल्व्स, ये इमिग्रेंट बात कर रहे हैं कि हम लोग खुद ब्लैक है। तो जो भी ब्लैक होगा ना, वो हम लोग के लिए डिवाइन जैसा होगा, एकदम स्टेट ऑफ डिविनिटी होगा, उसको एकदम हम लोग पूजा करेंगे, उसको आइडियल मानेंगे, ठीक है। ब्राउन इज गुड, ब्राउन स्किन कलर जो है ये आपका रेस को समझा रहा है। ब्लैक हेयर रिप्रेजेंट्स अफ्रीकन रेस और अफ्रीकन आइडेंटिटी, तो वो हम लोग के लिए एकदम गॉड जैसा है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, वही हम लोग के लिए बेस्ट है। ब्राउन कलर का जो है, ये एक तरीके का आपका एशियन कलर समझा रहा है, एशियन रेस समझा रहा है। तो ब्राउन कलर भी चलो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि कम से कम ब्राउन कलर से रिलेटेड कोई भी रेस हम लोग पे ऐसा टॉर्चर तो नहीं करता, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता, और ब्राउन भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक का जैसा ही है, तो ठीक है, ब्राउन भी चलो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट वाइट एंड सिन, तो तब जो भी अब वाइट है, ठीक है, जो वाइट मतलब यहाँ पे वेस्टर्न रेस को बताया जा रहा है, ठीक है, यूरोपियन रेस को बताया जाता है, अमेरिकन रेस को बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये इसको एकदम पाप समझे, ठीक है, इसको बहुत बड़ा गुनाह समझे, इसको वाइट लोगों को बहुत बड़ा मुजरिम समझे, ठीक है, क्योंकि वो लोग हम लोगों पर टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा ही क्या सोच हम लोग अब ले यही चीज मान करके क्या चले? तब जो लोग वाइट है उसके तरफ के खिलाफ ऑल आउट एकदम वार में चला जाए, उन लोग को खिलाफ एकदम जंग घोषणा कर दे, और जो ब्लैक पीपल है और ब्राउन पीपल वही लोग को साथ लेकर के चले, ऐसे क्या करे? एंड डोंट फॉरगेट जिमी बॉल्डविन एंड मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अब ये दोनों बहुत ही एक हिस्टोरिकली पॉपुलर फिगर है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर वेरी 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 प्रोमिनेंट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी मेंबर, ठीक है, और दोनों ही एक तरीके से सिविल राइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो आपका एक तरीके से बहुत फेमस लीडर ही थे, और उन्होंने अपना कंधे में एक तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट को लेकर के
वो गए थे, ठीक है, वो हमेशा रेशियल जो सेग्रीगेशन है ना या डिस्क्रिमिनेशन है उसका खिलाफ हमेशा वो अपना बुलंद आवाज़ लेके खड़े हुए हैं, हमेशा उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है। और वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। महात्मा गांधी का वो बहुत बड़े फॉलोअर थे, उनका ही आदर्श में वो विश्वासी थे और इसीलिए नॉन वायलेंस में वो विश्वास रखते थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वो विश्वास रखते थे। और यही दो नॉन वायलेंट और सिविल डिसोबीडियंस पे ही बेस करके ही उन्होंने अपना ये जो जंग था इस इनइक्वालिटी के खिलाफ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ब्लैक वर्सेस वाइट एक जो एपार्थीड है इसका खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा था और आखिरकार उनको सफलता भी मिला था। ओके। और जिमी बॉल्डविन जो है ये भी आपका एक लिटरेरी फिगर है। ही इज राइटर, अ पोएट, अ नॉवेलिस्ट, एन एसेइस्ट। ओके। अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं और ये भी बहुत बड़े सपोर्टर थे सिविल राइट्स मूवमेंट का और ब्लैक कम्युनिटी का एम्पावरमेंट का। ये काफ़ी अच्छा ओरेटर भी थे, मतलब स्पीचेस भी ये दिया करते थे और अपना वर्स के थ्रू, अपना अपना पोएम्स के थ्रू या अपने नॉवेल्स के थ्रू ये ब्लैक कम्युनिटी का या अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का जो दुर्दशा है, जो हालात है, वो लोग का जो एस्पिरेशंस है उसको हमेशा ये मतलब प्रेजेंट करते थे। तो ये जिमी बॉल्डविन आप मान लीजिए, मार्टिन लूथर किंग मान लीजिए या यहाँ पे मैलकॉम एक्स मान लीजिए, ये हर कोई ये जो फिगर्स है ना यहाँ पे क्यों इन लोगों को दर्शाया जा रहा है, क्यों इन लोगों का रेफरेंस लाया जा रहा है, जस्ट ओनली बिकॉज दे हैव सपोर्टेड द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, दे हैव सपोर्टेड द ब्लैक एम्पावरमेंट, दे हैव रेज देयर वॉइस अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन। तो ये ही लोग एक मतलब उम्मीद का किरण है, किसके लिए? इमिग्रेंट्स लोगों के लिए। यही लोग आशा भरसा का एक किरण है, यही लोग को फॉलो करना चाहिए, ये लोग का कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दे आर अ पॉजिटिव फिगर जिसको ब्रैथवेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमिग्रेंट लोगों के लिए। अब देखिए जो आखिरी दो लाइन है, आवर कलर बीट्स अ रेस्टलेस ड्रम बट ओनली द बिटर कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है। हम लोगों का जो रंग है ना, आवर कलर इन द सेंस यहाँ पे सिर्फ कलर नहीं है, पूरा रेस का बात किया जा रहा है। जो ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है, इसका पूरा रेस, एक आइडेंटिटी की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि हम लोग का पूरा रेस ही, हम लोग का पूरा आइडेंटिटी, पूरा कम्युनिटी ही क्या कर रहा है, एक रेस्टलेस ड्रम को बजाए जा रहा है। एक ड्रम रेस्टलेस यानी एकदम कंटिन्यूअसली एक ड्रम को बजाए जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है, बट उसमें से क्या निकल के आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ द बिटर, सिर्फ और सिर्फ एक अनप्लेजेंट उसमें से चीज, एक अनप्लेजेंट आउटकम निकल के आ रहा है। अब इसका दो मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला मतलब है ये कि एक ये लोग जो गुहार लगा रहे हैं, हम लोग का ये जो रेस है, ये जो ब्लैक कम्युनिटी है, ठीक है, जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, ये जो रेशियल सेग्रीगेशन, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपना आवाज उठा रहे हैं, लगातार ये जो ड्रम बजाना मतलब क्या? ये एक तरीके से आवाज, लगातार आवाज पैदा करना, लगातार प्रोटेस्ट करना। तो ये जो लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं ये हम लोग का साथ गलत हो रहा, हम लोग का साथ गुनाह हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच गलत है, ठीक है, हम लोग भी तो इक्वल हैं, हम लोग भी तो आदमी हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी डिजर्व रिस्पेक्ट। तो ये जो वो लोग कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट किए जा रहा है ना, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा कुछ हो नहीं रहा है। जो भी आउटकम आ रहा है काफ़ी दर्दनाक आउटकम आ रहा है। क्या हो रहा है? उन लोगों को ये गुहार लगाने की वजह से क्या हर कोई ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है सोसाइटी में? क्या वो लोग को एक्सेप्ट कर लिया गया है? नहीं, वो लोग को अभी भी क्या किया जा रहा है? वहीं बार से वो लोग को निकाल दिया जा रहा है, बस में उन लोग को कोई नापसंद कर रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट में उन लोग को खाना सर्व करने से मना कर दिया जा रहा है। तो ये जो इनहेरेंट जो हेट है ना, ये अभी तक है ना निकल नहीं पाया है। कितना भी हम लोग मतलब चिल्ला ले, कितना भी हम लोग गुहार लगा ले, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के साथ अनप्लेजेंटनेस अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन एक अपना बयां कर रहे हैं ब्रैथवेट। और एक और मतलब निकलता है कि जो भी ये ड्रम को बजा रहे हैं, ड्रम बजाना मतलब एक तरीके का ऐलान करना भी होता है। तो क्या ऐलान किया जा रहा है ड्रम बजा करके? क्या सब तक एक संदेश क्या पहुंचा जा रहा है कि हम लोग एक जंग में आए हैं, एक इक्वालिटी का जंग में, हम लोगों को हक अदा करने का जंग में,
तो आइए, सब कोई आइए, सिर्फ ये ब्लैक पीपल का जंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक पीपल शामिल नहीं होंगे, दुनिया का जितना भी अच्छा ख्यालात वाले मतलब गुड थिंकिंग वाला आदमी है, जितनों जो भी आदमी समझ पा रहे हैं कि हम लोग के साथ मतलब गलत हो रहा, तो सब लोग आइए, हम लोग के साथ शामिल होइए, हम लोग का प्रोटेस्ट में गला मिलाइए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ये भी एक तरीके से गुहार लगाया जा रहा है। लेकिन कौन आगे आ रहे हैं? ओनली द बिटर कम। सिर्फ जो लोग खुद एक्सप्लॉयटेड हुए हैं, जिन लोगों के साथ खुद गलत हुआ है, ये रेशियल सेग्रीगेशन, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अभिशाप जिन्होंने खुद झेला हुआ है, वही लोग बस आगे आ रहे हैं। बाकी कोई लोग क्या सच में आगे आ रहे हैं? बाकी लोग को क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? ये एक बहुत ही क्रूसम क्वेश्चन है जो आखिरी लाइन में उन्होंने उठा दिया है ब्रैथवेट में। तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको पोएम समझ में आया होगा। अगर पोएम अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट पोएम्स का वीडियो हम लोग लेके आएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड।